हेलो नमस्कार साथियों, मैं प्रियांश तिवारी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रबल एग्रो स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो वीडियो रहने वाला है वो बीएससी एग्रीकल्चर 6th सेमेस्टर के सभी साथियों के लिए है, जो कि बायो फर्टिलाइजर एंड बायो पेस्टिसाइड जैव उर्वरक एवं जैव कीटनाशी ये आपका सब्जेक्ट है 6th सेमेस्टर का। तो उसके ऊपर रहने वाला है। इसमें हम 50 से भी ज़्यादा लगभग 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन देखेंगे, 50 प्लस क्वेश्चन, लगभग 60 से भी अधिक क्वेश्चन इसमें हम देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ये रहने वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, ठीक है, जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हैं, तो वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लें। इस पर आपको जॉब से रिलेटेड न्यूज़ भी मिलती रहेगी। आपकी बीएससी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको जॉब के लिए जो है जानकारी तुरंत इस पर मिलती रहेगी जब जहाँ जॉब्स निकलती हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर देना, यदि आपकी थोड़ी सी भी मदद हुई हो तो लाइक कर देना। जैव कीटनाशी क्या है, तो पहले हम यही क्वेश्चन बेसिक देखते हैं। बेसिक क्वेश्चन क्या है, तो जैविक उत्पाद जो कीटों को नियंत्रित करते हैं। देखिए, वन लाइनर क्वेश्चन मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि कम समय में हम अधिक क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि मैं एमसीक्यूज लाता, देखिए कंसेप्ट वही बताऊंगा जो एमसीक्यूज में बताता हूँ। जैविक उत्पाद जो कीटों को नियंत्रित करते हैं, मतलब जैविक उत्पाद, इनका कोई क्या है, इनका कोई पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ता है। पर्यावरण पर मतलब जो भूमि को ज़्यादा अधिक नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, और जो मतलब कीट होता है वो भी मर जाता है। जैव उर्वरक क्या है, आपसे पूछा गया है। बायो, व्हाट इज बायो फर्टिलाइजर, तो जीवित सूक्ष्म जीव जो मृदा की उर्वरता बढ़ाते हैं। तो क्या है, यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, एक सूक्ष्म जीव होते हैं। नीम के बीज से किस प्रकार का जैव कीटनाशक बनता है। देखिए, ये आपका दिखा है अजैडिरेक्टिन। देखिए, अजैडिरेक्टिन, इसको आप याद रखना चाहते हैं रखिएगा, लेकिन मैं इंग्लिश में लिख के बताता हूँ आपको। अजैडिरेक्टिन, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजैक्टिरेक्टिन होता है, देखिए एक बार और लिख के बता देता हूँ। अजैटिरेक्टिन होता है, जो कि आपके नीम के तेल में एक पदार्थ पाया जाता है जो कीटनाशी का प्रयोग होता है। ठीक है, अजैक्टिरेक्टा इंडिका नीम का जो बोटानिकल नेम होता है, याद रखिएगा, पूछा जाता है, लिख लीजिएगा। अजैडिरेक्टा इंडिका होता है। क्या होता है, इंडिका। देखिए, मैं एक्स्ट्रा पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक्स्ट्रा पॉइंट से ही क्वेश्चन बनते हैं। जैव कीटनाशकों के प्रकार बताएं, तो जैव कीटनाशक कौन कौन से हैं, मतलब बायो पेस्टिसाइड्स कौन के नाम बताएं। तो बैक्टीरियल, फंगस, वायरस, नेमाटोड, ठीक है, ये सब आपके हैं। देखिए, फंगस में एक पूछा जाता है कि ट्राइकोडर्मा एक प्रकार का क्या है, तो ये आपका कीटनाशक तो नहीं है, लेकिन जो ट्राइकोडर्मा है ये आपका फंगीसाइड है एक प्रकार का। क्या है, फंजीसाइड। फंजीसाइड बोले तो फंगस को मारने वाला, मतलब कवकनाशी बोल सकते हैं, फफूंदकनाशी। तो जैव उर्वरकों के प्रकार बताएं, तो जैव उर्वरक के प्रकार बताइए। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले होते हैं, फास्फोरस घुलनशीलता, पोटास घुलनशीलता, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले, फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटास सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, 3 प्रकार के होते हैं जैव उर्वरक। ठीक है, याद रखिएगा। बैसिलस थुरिनजेंसिस का प्रयोग किसके लिए होता है, तो जो बैसिलस थुरिनजेंसिस है उसका प्रयोग लार्वा नियंत्रण के लिए होता है। देखिए, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब डबल स्टार मार्क आप इस पर कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। राइजोबियम क्या है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मान कर चलिएगा आप लोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइजोबियम क्या है। तो राइजोबियम के बारे में और भी चीज़ बताऊंगा मैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे कि जो राइजोबियम है ये मतलब कौन सी फसलों में प्रयोग किया जाता है मुख्यतः। तो राइजोबियम का मुख्यतः हम प्रयोग करते हैं दलहनी फसलों में। किसमें, राइजोबियम जो जैव उर्वरक है उसका प्रयोग मुख्यतः दलहनी मतलब पल्स क्रॉप जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, पल्स क्रॉप्स में करते हैं, याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। काफ़ी मेहनत से आपके लिए क्वेश्चन तैयार करके मैं लाता हूं। आप लोगों को एक काम करना है मेरा कि आपको वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कर देना है और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर देना है। ज़्यादा लोग देखते हैं वीडियो को, मुझे काफ़ी खुशी होती है कि ज़्यादा लोग देख रहे हैं, आप लोग मतलब शेयर कर रहे हैं इसको। एजोस्पिरिलम का क्या कार्य है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण एजोस्पिरिलम का प्रमुख कार्य है।
पीएसबी मतलब फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया। पहले तो पीएसबी का फुल फॉर्म समझ लीजिए, तो फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया होता है। तो का कार्य क्या है? तो फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया का कार्य क्या है? तो फॉस्फेट को घुलनशील बनाना। क्या? फॉस्फेट बोले तो फास्फोरस को ये क्या करता है कि जो भूमि में फास्फोरस पाया जाता है वो कोई पौधा है ये, वो उसको डायरेक्ट नहीं ले पाता है। जो ये आपका फास्फोरस है मान के चलिए, तो वो डायरेक्ट नहीं ले पाता है इसको लेने के लिए इससे क्या एक माध्यम होता है, फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। तो उसको क्या है, उसको ये प्रोवाइड करवाता है। कौन? जो ये बैक्टीरिया होता है ये इसको प्रोवाइड करवाता है। ट्राइकोडर्मा किस प्रकार का जैव कीटनाशक है? तो कवकनाशी है। कैसा है ट्राइकोडर्मा? तो कवकनाशी बोले तो फंगीसाइड है। अगला क्वेश्चन है कि एजोला किस प्रकार का जैव उर्वरक है? तो एजोला किस प्रकार का है? तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला है, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। और एजोला का मुख्यतः हम प्रयोग किस में करते हैं? तो इसको हम धान में प्रयोग करते हैं। किसमें? धान में। एजोला धान में प्रयोग करते हैं, एजोला जैव उर्वरक को। अर्जिनोस्पिरिलम का क्या कार्य है? तो जो अर्जिनोस्पिरिलम है इसका कार्य है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना। इसका पीडीएफ यदि आपको चाहिए, देखो मैं आपको बता देता हूँ, यदि इसका आपका पीडीएफ चाहिए तो मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। मैं लिंक दे दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कवक ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किसमें करते हैं? तो मृदा जनित रोगों के नियंत्रण में करते हैं कवक ट्राइकोडर्मा का प्रयोग, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ब्लू बैक्टीरिया क्या है? तो जो ब्लू बैक्टीरिया है वो साइनो बैक्टीरिया है। क्या है? साइनो बैक्टीरिया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कृषि में बायोपेस्टिसाइड्स का महत्व क्या है? तो कृषि मतलब एग्रीकल्चर में बायोपेस्टिसाइड्स का महत्व क्या है? तो यह क्या होता है? यह पर्यावरण के अनुकूल कीट नियंत्रण होता है। क्या होता है? पर्यावरण के यह अनुकूल होता है और यह कीट नियंत्रण भी करता है। अगला क्वेश्चन है बायो फर्टिलाइज़र का पर्यावरण पर क्या प्रभाव है? मृदा की उर्वरता और स्वास्थ्य में सुधार। क्या? बायो फर्टिलाइज़र का पर्यावरण पर क्या प्रभाव है? तो मृदा की उर्वरता और स्वास्थ्य में सुधार है। कृषि में जैविक विधियों का प्रयोग क्यों महत्वपूर्ण है? तो स्थायी कृषि के लिए। किसके लिए जैविक विधियों का उपयोग करते हैं हम? स्थायी कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बोल सकते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए करते हैं। जैव कीटनाशकों का प्रयोग प्रमुख लाभ है। जैव कीटनाशकों का प्रमुख लाभ क्या है? तो इनका है मानव पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, देखिए ये ऐसा सब्जेक्ट है, ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे कि भाषा में आपको लिख के दे देंगे इससे ये होता है, ये आपको खुद के दिमाग से सॉल्व करना होगा। मैं आपको ये टिप दे रहा हूँ एक छोटी सी, कि आपको खुद से ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे रहेंगे आपके भाषा वाले रहते हैं इसमें। मैं प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन पेपर इस पर अपलोड करूँगा, अभी उसका मतलब वीडियो बनाना है तो वो भी अपलोड करूँगा, वो भी देख लेना आप लोग। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का महत्व क्या है? तो पौधों के लिए आवश्यक नाइट्रोजन की उपलब्धता होती है, ठीक है। एंडोमाइकोराइजा का क्या कार्य है? तो पौधों को फास्फोरस और अन्य पोषक तत्व उपलब्ध कराना। एंडोमाइकोराइजा का क्या उपयोग कार्य है? तो पौधों को फास्फोरस और अन्य पोषक तत्व उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है बायोपेस्टिसाइड्स के उपयोग के प्रमुख तरीके क्या है? तो बायोपेस्टिसाइड के प्रमुख उपयोग के प्रमुख तरीके कौन से हैं? छिड़काव, बीज उपचार, मृदा उपचार, ठीक है। छिड़काव करना, बीज उपचार के द्वारा, मृदा उपचार के द्वारा, 3 तरीके बता दिए हैं। एजोला का कृषि में उपयोग कैसे होता है? तो धान की खेती में हरी खाद के रूप में होता है। राइजोबियम का किस फसल में उपयोग होता है? तो दलहनी फसलों में होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि जो पल्स क्रॉप होते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। देखो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताता रहता हूँ, इसीलिए अगर ये क्वेश्चन नहीं भी होता तो भी आपका काम चल जाता वहाँ से, यदि आप नोट कर लेते तो। पेस्टिसाइड्स और बायोपेस्टिसाइड्स में अंतर बताइए। तो जो पेस्टिसाइड्स हैं वो रासायनिक होते हैं, जबकि बायोपेस्टिसाइड जैविक होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं और इनका प्रयोग हम जैविक कृषि में नहीं करते हैं, ठीक है। और जो जैविक या बायोपेस्टिसाइड होते हैं ये जैविक होते हैं और ये क्या अनुकूल होते हैं पर्यावरण के लिए, ठीक है। क्या होते हैं? अनुकूल होते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बायो फर्टिलाइज़र के उपयोग से होने वाला लाभ क्या है? तो मृदा की उर्वरता में वृद्धि हो जाती है, पर्यावरण सुरक्षित रहता है। क्या है? मृदा की उर्वरता में वृद्धि होती है और पर्यावरण सुरक्षित रहता है। ये आपका बेसिक क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बोल रहा हूँ, डबल स्टार मार्क आप हर एक क्वेश्चन पर कर सकते हैं। फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया के उदाहरण दें। तो देखिए फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया मतलब पीएसबी, ठीक है। पीएसबी का उदाहरण क्या है? बैसिलस और पेनिसिलम। ये आपका पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया के उदाहरण बताइए। तो ऐसे पूछ लेगा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन से फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया? हो सकता है आपको दोनों दे दे, ये दोनों दे दे और फिर ऑप्शन में दे दे ए में ये दे दे
और बी में ए दे दे और सी में दे दे कि ये दोनों, और डी में दे दे उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आपका सी आंसर सही हो जाएगा अगर दोनों दे दिए तो। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके। जैव कीटनाशकों के प्रभावी उपयोग का समय क्या होता है? तो कीटों के जीवन चक्र के अनुसार होता है। जैव कीटनाशकों का प्रभावी उपयोग का समय क्या होता है? तो कीटों में जैविक जीवन चक्र के अनुसार होता है। जैव उर्वरकों का मृदा स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मृदा संरचना और जीवाणु विविधता में सुधार होता है। क्या? मृदा संरचना और जीवाणु विविधता में सुधार होता है। अगला क्वेश्चन है, कृषि में ट्राइकोडर्मा का उपयोग कैसे होता है? तो फंगस नियंत्रण के लिए। कैसे होता है कृषि में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग? तो फंगस नियंत्रण के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, जैव कीटनाशकों का उपयोग क्यों बढ़ रहा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आज का ये आपका ट्रेंड भी है। तो रासायनिक कीटनाशकों के हानिकारक प्रभावों के कारण, मतलब जो रासायनिक कीटनाशक होते हैं उनका क्या है, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं क्योंकि आजकल जितनी भी बीमारियां हो रही हैं वो सब ज़्यादातर ये रसायनों का प्रयोग हम करते हैं फसलों को उगाने के लिए, फलों को उगाने के लिए, तो उन्हीं के कारण हो रही हैं। मृदा में माइकोराइजा का क्या महत्व है? तो पौधों की जड़ प्रणाली को विस्तृत करना। तो मृदा में माइकोराइजा का क्या महत्व हो जाएगा? देखिए, आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं एक्स्ट्रा आपको थोड़ा उस पर जोर देता हूँ हर एक क्वेश्चन पे। पौधों की जड़ प्रणाली को विस्तृत करना होता है माइकोराइजा का, मतलब उसकी जो जड़ होती है उसको फैलाना, विस्तृत करना। नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया क्या है? तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों के लिए उपयोगी नाइट्रोजन में बदलकर, मतलब बदलना, ठीक है, ये होता है आपका, याद रखिएगा। बायोपेस्टिसाइड्स के लाभों में कौन से शामिल हैं? तो कम विषाक्तता, टिकाऊपन और कीट प्रतिरोध। तो बायोपेस्टिसाइड के लाभों में कौन सा है? तो देखिए, कम विषाक्तता मतलब इसमें टॉक्सिसिटी कम होती है, और टिकाऊपन मतलब ये सस्टेनेबल होता है। इसको क्या है, इससे कोई ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ता है मृदा पर भी, किसी पर भी नहीं। कीट प्रतिरोध भी होते हैं, मतलब ये कीटों को भी भगा देते हैं या मार देते हैं, मतलब दोनों सब काम ये करते हैं और ये बहुत फ़ायदेमंद हो जाते हैं बायोपेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स की अपेक्षा बायोपेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, एक्कोमोडेट होते हैं। अजैटिरेक्टिन का स्रोत क्या है? तो नीम का पेड़ है। देखिए, यहाँ पे अजैटिरेक्टिन ये हिंदी टाइपिंग में ऐसा लिख रहा है, लेकिन मुख्यतः ऐसे लिखते हैं इसको, अजैटिरेक्टिन, ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे लिखते हैं अजैटिरेक्टिन। ये टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा है। तो नीम के पेड़ के द्वारा होता है क्या? नीम के पेड़ में जो उसकी वो होती है ना, उसका सीड होता है, बीज, उसका फ्रूट, तो उससे तेल निकाला जाता है, ऑयल निकाला जाता है, वो आपका कीटनाशी के तौर पर काम में लाया जाता है। उसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है? अजैटिरेक्टिन, नीम के तेल में। कृषि में जैव कीटनाशकों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फसलों को कीटों से बचाना। जैव कीटनाशकों का मुख्य उद्देश्य है फसलों को कीटों से बचाना। एजोला का प्रमुख कार्य क्या है? देखिए, हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपको एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प इस वीडियो से होगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, यदि आप पूरा वीडियो को देखते हैं तो, और अच्छे से समझते हैं तो। एजोला का प्रमुख कार्य क्या है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना है, याद रखिएगा। और एजोला का प्रयोग हम किस में करते हैं? अभी बताया था कि धान में करते हैं, मुख्यतः धान में एजोला का प्रयोग हम करते हैं। एजोला, और एक होता है आपका BGR होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं इसको, तो मतलब उसका ही प्रयोग हम करते हैं। नील हरित शैवाल बोलते हैं, उसका ही प्रयोग हम, वो भी आपके धान में ही पाई जाती है और धान का ही प्रयोग करते हैं। फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया का लाभ क्या है? तो फॉस्फोरस की उपलब्धता बढ़ाते हैं ये, ठीक है। ट्राइकोडर्मा का प्रभावी उपयोग कैसे किया जाता है? तो बीज उपचार, छिड़काव, मृदा उपचार। तो इन सब तरीके से कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा के द्वारा हम बीज उपचार भी कर सकते हैं, छिड़काव के द्वारा भी अप्लाई कर सकते हैं, और मृदा उपचार के द्वारा भी कर सकते हैं। जैव उर्वरक का नियमित उपयोग क्यों आवश्यक है? तो पौधों के पोषण और मृदा स्वास्थ्य के लिए। जैविक खेती में बायोपेस्टिसाइड्स का महत्व क्या है? तो कीट नियंत्रण का टिकाऊ और सुरक्षित तरीका। माइकोराइजा के प्रकार बताएं। तो एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि इसका PDF मैं तभी शेयर करूंगा आप सभी के साथ टेलीग्राम चैनल पर, जब आप सभी को क्या करना है, अधिक से अधिक संख्या में इसको शेयर करना है। जब इस पर ज़्यादा व्यूज़ आ जाएंगे, अधिक से अधिक शेयर करना है सभी को अपने अपने ग्रुप्स में। क्या करना है, आप सभी को शेयर करना है इस वीडियो को अधिक से अधिक। मैं आपको ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 60 से ज़्यादा क्वेश्चन है, इसका PDF दे दूंगा, और इसके साथ साथ काफ़ी क्वेश्चन और भी दे दूंगा आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आपको क्या है, इसको अधिक से अधिक शेयर जरूर करना है, इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करना है, शेयर जरूर कर देना। जैव उर्वरकों के प्रयोग के तरीके क्या हैं? तो बीज उपचार, मृदा उपचार, पौधरोपण। जब इस पर देखिए 1K से अधिक व्यूज़ आ जाएंगे ना, 1K+ व्यूज़ हो जाएंगे, तभी मैं आपका जो है इस पर
टेलीग्राम पर आपका कर दूंगा। वैसे आ जाते हैं आमतौर पर 3-4 घंटे में इतने व्यूज़, लेकिन फिर भी आप लोगों को क्या शेयर करना है। जैव उर्वरक का प्रयोग के तरीके क्या हैं? बीज उपचार, मृदा उपचार, पौधरोपण, ठीक है, ये सब है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं के उदाहरण दें। तो राइजोबियम, एजोरी, स्पिरुलिना, ठीक है, एजोला भी है आपका, ठीक है, इससे यहाँ 2 दिए गए हैं। जैव कीटनाशकों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैव कीटनाशक जो है पर्यावरण के लिए सुरक्षित हैं, मतलब वो अनुकूल होते हैं, अनुकूल होते हैं। मैं बार बार इस शब्द को बोल रहा हूँ कि अनुकूल होते हैं। फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया के उपयोग का प्रमुख लाभ क्या है? तो ये पौधों की फॉस्फोरस की ज़रूरतें पूरी करती हैं। मतलब जो मिट्टी में जो फॉस्फोरस पाया जाता है, मान चलिए फॉस्फोरस है मिट्टी में, तो इसको जो पेड़ है या कोई पौधा है ये डायरेक्ट नहीं ले सकता। तो इसको क्या ज़रूरत पड़ती है? फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया इसको क्या है, इसको इसमें दे देता है, ठीक है, प्रोवाइड करवाता है, इसको ग्रहण करने में सहायता करता है। कृषि में जैव उर्वरकों का भविष्य क्या है? तो बढ़ता हुआ प्रयोग और स्वीकृति। ट्राइकोडर्मा के लाभ क्या हैं? तो रोग प्रतिरोधक, मृदा स्वास्थ्य में सुधार। एजोला का किस खेती में प्रमुख उपयोग है? तो धान की खेती में होता है, बता चुका हूँ, 2-3 बार बता चुका हूँ। जैविक कीटनाशकों के उपयोग से होने वाले प्रमुख फायदे क्या हैं? तो जैविक कीटनाशकों के उपयोग से होने वाले प्रमुख फायदे क्या हैं? तो टिकाऊपन और कम विषाक्तता होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक उर्वरकों की तुलना में जैव उर्वरकों के लाभ क्या हैं? मतलब जो रासायनिक उर्वरक हैं उसकी तुलना में जैव उर्वरक के लाभ क्या है? तो मृदा स्वास्थ्य और सुधार और पर्यावरण सुरक्षा। मेटारहिजियम एनिसोप्ली का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो कीट लार्वा नियंत्रण के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? कीट लार्वा नियंत्रण। एजोटोबैक्टर का प्रमुख कार्य क्या है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है एजोटोबैक्टर का। ये आपका गन्ने में प्रयोग किया जाता है। बायो फर्टिलाइज़र का उपयोग किस प्रकार की फसलों में अधिक होता है? तो बायो फर्टिलाइज़र का अधिकतम, वैसे तो लगभग सभी फसलों में होता है, अनाजों वाली फसलों में होता है, लेकिन पूछा गया है कि अधिक उपयोग कहाँ पर होता है, किन फसलों में अधिक उपयोग, किस प्रकार की फसलों में? तो दलहनी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। दलहनी फसलों यानी पल्स क्रॉप्स जो हैं, लेग्यूम क्रॉप्स बोलते हैं इनको। देखिए आपको लेग्यूम क्रॉप्स भी पूछ सकता है। लेग्यूम क्रॉप्स आपसे पूछे तो आप समझ जाना दलहनी फसल ही बोल रहा है। लेग्यूम फसल या लेग्यूम क्रॉप पूछे तो आप समझ। देखिए ये ऐसे शब्द हैं कि यदि आपको नहीं पता लेग्यूम क्या होता है, आपको दलहनी पता है, तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को। तो बात वही है कि आपको पता होते हुए आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो ये शब्द भी याद रखिएगा आप लोग। जैविक कीटनाशकों का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना। जैविक कीटनाशकों का क्या होता है? तो पर्यावरण को क्या है, संतुलन बनाए रखते हैं, उसका बैलेंस करके रखते हैं पर्यावरण को, ठीक है, याद रखिएगा। एजोला को किस प्रकार उगाया जाता है? तो एजोला को किस प्रकार उगाते हैं? तो जल में तैरता हुआ, मतलब जल में तैरता रहता है एजोला, ऐसे ही उसको उगाया जाता है। पीएसबी का प्रमुख लाभ क्या है? तो फॉस्फोरस की उपलब्धता बढ़ाना। क्या हो जाएगा? पीएसबी का प्रमुख लाभ फॉस्फोरस की उपलब्धता बढ़ाती है। ये क्या पीएसबी मतलब क्या होता है? देखिए पीएसबी का फुल फॉर्म फिर से समझ लीजिए, फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, याद रखिएगा। देखिए ये मैं बता रहा हूँ बार बार क्योंकि ये आपके ज़रूरी है जानना। जैव कीटनाशक में प्रयुक्त फंगस का उदाहरण दें। मतलब जैव कीटनाशक में प्रयुक्त फंगस कौन सा है? तो वो ट्राइकोडर्मा है। कौन सा है? ट्राइकोडर्मा, याद रखिएगा। कृषि में जैविक उत्पादों का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण है? जैविक उत्पादों का उपयोग क्योंकि टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल कृषि करने के लिए। क्या टिकाऊ मतलब सस्टेनेबल, पर्यावरण के अनुकूल मतलब पर्यावरण को जो हार्मफुल ना हो, अनुकूल हो। मेटाहिजियम एनिसोप्ली का किस प्रकार के कीटों पर प्रभाव है? मेटाहिजियम एनिसोप्ली तो तिलचट्टे और दीमक पर है। मेटारहिजियम एनिसोप्ली। अगला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट क्या है? तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है वर्मी कंपोस्ट क्या है? तो केंचुए द्वारा उत्पादित जैव उर्वरक। ये आपको वर्मी कंपोस्ट से क्वेश्चन जरूर मिलेगा, गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको। आपसे पूछ सकता है कि वर्मी कंपोस्ट का संबंध किससे है? तो केंचुए द्वारा उत्पादित जैव उर्वरक से है। आपसे पूछ सकता है कि वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए हम किस जीव का प्रयोग करते हैं? तो केंचुए का प्रयोग करते हैं। किसका? केंचुए का, ये गलत लिख दिया है, केंचुए का प्रयोग करते हैं, केंचुआ, ठीक है, याद रखिएगा। और आपसे ये पूछ सकता है कि किसान का मित्र किसे कहते हैं? किसान का मित्र भी हम किसको कहते हैं? किसान का मित्र, तो वो बोलते हैं हम केंचुआ को, क्योंकि ये भूमि में जो है भूमि को उर्वरता शक्ति बढ़ाता है। केंचुआ क्या करता है? भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ाता है, मिट्टी खा करके ये खाद बनाता है।
तो ये हो जाएगा। तो ये थे आपके आज के 60 से भी अधिक क्वेश्चंस। कैसा लगा आपको वीडियो? आप सभी लोग कमेंट जरूर किया कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा आपको वीडियो। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कमेंट करना और बताइएगा कैसा लगा वीडियो। और इसका जो है आपको, इसका जो प्रीवियस ईयर का पेपर है पिछले साल का, वो भी मैं आपको जल्द ही अपलोड करूँगा। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है साथियों, धन्यवाद। आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी को कीजिएगा। धन्यवाद।